देश में दो धाराएं हैं, एक नफरत फैलाने की और दूसरी प्रेम मोहब्बत की दुकान खोलने वालों की। ध्यान रहे, नफरत फैलाने से किसी का भला नहीं हो सकता। डॉक्टर शकील अहमद। पीएम मोदी 10 वर्षों की अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए सांप्रदायिक नफरतें फैला रहे हैं। बेरोजगार युवा, किसान और आम लोगों की समस्या से ध्यान हटाने के लिए नफरत का बीज बोया जा रहा है। झंझारपुर लोकसभा चुनाव में महागठबंधन समर्थित वीआईपी उम्मीदवार सुमन महासेठ के पक्ष में आज वरिष्ठ कांग्रेस नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील ने जनसंपर्क अभियान चलाया। आम लोगों से मुखातिब हुए जनसंपर्क के दौरान महागठबंधन के चुनाव कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि देश में 2 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव के बाद मोदी जी सांप्रदायिकता को लेकर अधिक मुखर हो गए हैं। 2 चरणों में हुए मतदान के बाद जब विभिन्न एजेंसियों की रिपोर्ट से एनडीए को धक्का लगने की जानकारी मिली तो उसके अगले ही दिन से मोदी जी का बयान बदलने लगा। पहले वो सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे थे, अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, देश में नफरत फैला रहे हैं और वोट अर्जित करना चाहते हैं। अब वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात कर देश में नफरत फैलाकर वोट अर्जित करना चाहते हैं। दिग्गज कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में 2 धाराएं हैं, एक तरफ नफरत फैलाने वालों की और दूसरी प्रेम मोहब्बत की दुकान खोलने वालों की। साथ ही उन्होंने बताया कि नफरत से किसी का विकास नहीं हो सकता। आज भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की फूट डालो राज करो वाली नीतियों का अनुसरण कर रही है, इसलिए लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। उन्होंने बेरोजगारी, किसानों और आम लोगों की समस्याओं पर बात रखते हुए कहा कि देश को जरूरत इन मुद्दों पर चर्चा करने की है, लेकिन बातें हिंदू मुस्लिम की हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब सबकी असलियत जान चुकी है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, 2 बार चढ़ चुकी है, तीसरी बार उसका जाना तय है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा, बेनीपट्टी के पूर्व विधायक भावना झा, कांग्रेस नेता आनंद कुमार झा, संदीप सेन, पवन मंडल व अन्य मौजूद थे। चौथा स्तंभ, ब्यूरो रिपोर्ट। काफी अच्छी सीटें मिलेंगी हमारे गठबंधन को, काफी अच्छी सीटें मिलेंगी। पिछले बार हमको सिर्फ 1 सीट मिली थी, किशनगंज से मैं गया था संयोग से। इस बार में किशनगंज की 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार हमको काफी अच्छी सीट। सर, सुमन महासेठ जी कहीं न कहीं बीजेपी से थे और उसके बाद रुक करके इधर आए, इसका सर आपको प्लस माइनस क्या लग रहा है, उसका क्या फायदा? देखिए, राजनीति में चुनाव के समय में इस दल से उस दल से ये परंपरा किसी एक दल की नहीं है। हमने अभी एक जगह कहा है कि एक आदमी के बारे में ये आरोप है कि ये 6 महीना पहले हम पर पिस्तौल लेके तैयार थे, और एक आदमी के बारे में है जो अभी पिस्तौल लेके तैयार है हमको। तो स्वाभाविक रूप से लोगों को क्या है कि अभी हमको अपनी ये करनी है, अभी जो हमारे सामने ये है। और इलेक्शन में हमारे पार्टी में थे अशोक चौहान जी, प्रधानमंत्री का भाषण है कि उन्होंने आदर्श घोटाले में उनका नाम लिया, और उन्होंने जैसे बीजेपी छोड़ के कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया, उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अभी सबसे ज्यादा खतरनाक मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं असम वाले हेमंत बिस्वा शर्मा, हमारी पार्टी में थे, और उनको ले जाके उन्होंने तो चुनाव के समय में ही गए। तो चुनाव के समय में इस पार्टी से उस पार्टी में, लेकिन अगर आपने आज कह दिया कि हम अब इस नीति को नहीं मानते हैं, हम इस नीति पे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आज की तारीख महासेठ जी हमारी नीतियों को मान रहे हैं, हमारे गठबंधन की नीतियों को मान रहे हैं। इसलिए सारे साथी जो नीतियों पर विश्वास करते हैं वो उनको क्या लग रहा है, जीत करके बीजेपी के साथ उनको नहीं जाएंगे? जाना नहीं चाहिए। ये इस तरह का एक टैक्स कुछ पहले था, राजीव गांधी जी ने 1985 में उसको हटाया। आप खुद बोल रहे हैं कि हाँ वो ठीक है। इसलिए बीजेपी वाले मतलब इनको अपने से कहानी बनानी है, इन्होंने किया कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री को रोजगार पे बोलना चाहिए। जो व्यक्ति 2 करोड़ हर साल रोजगार का वादा करके आए थे, उनको नया रोजगार किया, लगा हुआ रोजगार खत्म हो गया लोगों का। 45 सालों में हमारे नौजवान कोई भी भारतीय खुश नहीं होगा, कोई भी देशभक्त, कोई भी बिहारी, कोई भी झंझारपुर का रहने वाला ये खुश नहीं होगा कि हमारे देश में बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा। लगे हुए रोजगार नोटबंदी की वजह से, गलत जीएसटी की वजह से कारोबारी हमारे नुकसान उठा रहे हैं, उनका गलत तरीके से जीएसटी लगाने की वजह से। इसलिए
अपने से कहानी बनाते हैं मोदी जी, या उस पर अपने से रिएक्शन कराते हैं। और मीडिया के हमारे कुछ साथी, उनकी मजबूरी है, हम जानते हैं। बिहार में सर इस बार कितना सीट आप? किसी आम आदमी को रोक नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री हैं, उनके यहाँ तो कोई सीबी या सीआईडी या आईडी भेज नहीं सकता है प्रधानमंत्री जी के यहाँ। रायबरेली से लड़के राहुल गांधी जी अपनी खानदानी सीट पे गए हैं। उनकी माँ भी वहीं से एमपी होती थी, उनकी दादी इंदिरा गांधी वहाँ से लड़के प्रधानमंत्री होती थी। तो जो अगर अपने एक तरह से पुश्तैनी जमीन पर गया, ये भी ठीक है कि अमेठी से संजय गांधी जी जीते थे, राजीव गांधी जी जीते थे, राहुल गांधी जी जीते थे। लेकिन मैं समझता हूँ समाचार के लिए राहुल गांधी जी का रायबरेली से लड़ना उतना बड़ा समाचार नहीं है जितना बड़ा समाचार है कि उन्होंने अपनी अमेठी की सीट कांग्रेस के एक मजबूत कार्यकर्ता को दिया है, के.एल. शर्मा जी को। बिहार के भी हमारे वो सहप्रभारी थे, जो पिछले 20-25 सालों से लगे हुए थे उसी अमेठी और रायबरेली में काम करने के लिए। मैं साधुवाद देता हूं राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब को कि उन्होंने अमेठी की सीट, ठीक है राहुल गांधी जी लड़ते तो वहां से एमपी रहे हैं, संजय गांधी जी रहे हैं, लेकिन रायबरेली से भी इंदिरा जी रही हैं, उनकी दादी रही है वहां से। इसलिए भागने की बात, अगर भागने की बात ही है तो नरेंद्र मोदी जी कहां से कहां भाग के गए। उनके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो हिमाचल से न एमपी में लोकसभा में लड़े, वो भाग के चले गए हैं गुजरात या राजस्थान, कहीं जाके दूसरी जगह से वो राज्यसभा के हुए। तो अपना घर नजर नहीं आता। नागपुर लोकसभा की अगर बात करें तो आपके गठबंधन के नेता ही बाकी बन गए हैं, कितना नुकसान पहुंचाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत हर आदमी की आकांक्षा होती है, अपेक्षा होती है, कोई व्यक्तिगत रूप से करता है वो, लेकिन जनता जो इलेक्शन है वो दो धारा में बटा हुआ है, इसलिए हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये स्पष्ट रूप से साफ है कि दो धाराओं का चुनाव है। आपको चुनना है आप लोगों को कि आप कौन धारा चुनेंगे, मेल मोहब्बत प्रेम कराने वाली धारा चुनेंगे या दंगा फसाद कराने वाली धारा चुनेंगे, ये जनता पर निर्भर करता है। कई कांग्रेसी नेता कहे हैं कि प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ सकती हैं, 2 सीट पर अगर राहुल गांधी लड़ते हैं तो 1 सीट पे फिर चुनाव के बाद इस्तीफा देंगे, चुनाव में प्रियंका गांधी। देखिए, ये हाइपोथेटिकल बात क्या होगी क्या नहीं होगा आज की तारीख में। राहुल जी पिछली बार भी 2 जगह से लड़े थे, इस बार भी 2 जगह से लड़ रहे हैं। इस बार वो इंदिरा गांधी जी वाली सीट से लड़ रहे हैं। इंदिरा गांधी जी, उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की माता थी, यानी दादी की सीट से वो लड़ रहे हैं, जहां से उनकी माँ भी कभी चुनाव नहीं हारी, वहीं से वो एमपी होती रही। मैं कहता हूं कि अमेठी में के.एल. शर्मा जी को देना ज़्यादा बड़ा समाचार है, इसलिए कि कांग्रेस के एक तपे तपाए नेता को, जो वहीं सेवा कर रहे थे, उनको उन्होंने सीट दी है। अपनी खानदानी, जो उनके एक तरह से खानदानी, क्योंकि उस सीट पर भी उनके चचा थे एमपी, उनके पिता थे एमपी, राहुल गांधी जी खुद थे, उस सीट पर उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता को दिया है, के.एल. शर्मा जी को। बहुत ही सज्जन, हमारे बिहार के भी वो सहप्रभारी रहे हैं, इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को भी, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, अध्यक्ष है हमारे खड़गे साहब, उनको। 1957 में अंग्रेजों ने पूरा भारत कब्जा कर लिया, जैसे 2014 में मोदी जी आ गए थे शासन में, लेकिन सिर्फ एक बार तो आने से नहीं होगा, उस शासन को बढ़ाना है। 19 में जीतना है, 24 में भी प्रयास करना है। प्रयास इस बार जनता बता रही है कि क्या हाल है। एक बात जो हमको और लग रही है कि मोदी जी के प्रति तो उदासीनता हुई है, जो हमको लग रहा है कि सुमन महासेठ जी यहाँ से जीतेंगे, जो हमको लग रहा है कि फातमी साहब मधुबनी से जीतेंगे, जो बीजेपी और जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं वो हारेंगे। उसका एक हमको कारण, एक तो ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति उदासीनता है। कितना लोग भड़केगा, कितना लोग आपस में सांप्रदायिक रूप से बढ़ के वोट करेगा, आपको कितना दिन तक, 1 इलेक्शन हुआ, 2 इलेक्शन हुआ। लेकिन हमको लगता है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है, और मुझको लगता है ये यहाँ भी है, रात में कल मैं था जयनगर में, इसी पार्लियामेंट्री क्षेत्र का ये है, एमपीज ने ये सोच लिया, जो लोकसभा के मेंबर थे, उन्होंने ये सोच लिया कि प्रधानमंत्री के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमको वोट देकर लोग जिता देगा।
इसलिए हमको कोई काम करने का काम तो छोड़ दीजिए, मिलने जुलने का। मैंने पूछा, आप लोग अपने दोधा बड़ी बस्ती है, लगभग 7-8-10 हजार की आबादी है, वोटर होंगे वहाँ 5-6 हजार दोधा में। मैं परसों था वहाँ, मैंने पूछा आप लोगों के इलेक्शन के बाद कोई MP आए इसी पार्लियामेंट में? बोला नहीं, हम लोग नहीं पहचानते हैं, कोई नहीं पहचानते। मधुबनी लोकसभा में भी हम पूछा, बोला नहीं आए नहीं। MPs ने समझ लिया कि हमको मोदी जी का जो ये सांप्रदायिक पॉलिटिक्स है, इसके वजह से लोग हमको आंख बंद करके वोट देंगे। पहले बार तो दे दिया, अब इस बार सारे MPs को परेशानी हो रही है। तो मिल मिला के मुझको लगता है, मैं जो यहाँ घूमा हूँ झंझारपुर लोकसभा में, उसको लगता है कि सुमन महासेठ जी कंफर्टेबली प्लेस्ड हैं, अच्छे वोटों से जीतेंगे और देश भर में एक सांप्रदायिकता के खिलाफ लोगों के मन में ये एक बार आप बहका लीजिएगा, 2 बार बहका लीजिएगा। अंग्रेजी में कहता है दिस फार नो फर्दर, यानी यहाँ तक आए, इससे आगे नहीं जाना है। तो देश की जनता अब ज्यादा सांप्रदायिकता को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं लगती। आज हमारे देश में बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। कौन समाज सबसे ज्यादा बेरोजगार है? जिसकी संख्या ज्यादा है। संख्या किसकी ज्यादा है इस देश में? ये आप लोग, हम लोग सब जानते हैं। सबसे ज्यादा जिसकी संख्या है उसको घाटा है। किसानों की आमदनी, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी, वो किसानों की आमदनी 18 सालों में सबसे कम है इस देश में आज की तारीख में। 18 सालों में सबसे कम है किसानों की आमदनी। और किसान सबसे ज्यादा संख्या में किस समाज के हैं? जो बहुसंख्यक समाज है उसके हैं। अल्पसंख्यक समाज की तो हमारा नौजवान सबसे ज्यादा बहुसंख्यक समाज का बेरोजगार है। हमारा किसान सबसे ज्यादा बहुसंख्यक समाज का किसान है, जिसकी आमदनी कम है। और ये बात कह रहे हैं कि हम बहुसंख्यक के शुभचिंतक हैं, अल्पसंख्यक के हम विरोधी हैं। जिसके आप शुभचिंतक होने का नाम ले रहे हैं, उसी को सबसे ज्यादा घाटा पहुंचा रहे हैं, उसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये न अल्पसंख्यक के शुभचिंतक हैं, न ये बहुसंख्यक के शुभचिंतक हैं। ये केवल अपने शुभचिंतक हैं कि ये समाज को लड़ा के कि इस तरफ ध्यान नहीं जाए लोगों का। और हमारे भ्रष्टाचार को, अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में भ्रष्टाचार हुआ है, आप सब लोगों ने देखा होगा कि नकली दवा, जाली दवा बनाने वालों के यहाँ छापा पड़ा। 4 दिन के बाद उसने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के चंदा दिया, उसका खत्म हो गया। वो फिर जाली दवा बना के बेच रहा है। जाली दवा किस समाज के, हमारे किस आदमी को, कब, किसके भाई भतीजा, भाई, हमको, आपको, किसको नकली दवा मिल जाएगी, ये कोई नहीं जानता। तो जो एक कंपनी है जिसको 111 करोड़ रुपए के घाटा में है चल रही है, जो कंपनी 111 करोड़ के घाटा में चल रही है, उसने 1200 करोड़ रुपया चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी। कहां से आया? तो इस बात को समझना चाहिए कि ये सारा जो नफरत फैलाना है का प्रयास है सरकार का, प्रधानमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी का, RSS का, वो सिर्फ इसलिए है कि आप आपस में लड़ते रहिए और हम अपना भ्रष्टाचार, अपना निकम्मापनी, हमारे नौजवानों की बेरोजगारी, किसानों की आमदनी, इस पर चर्चा नहीं करें। सिर्फ सेना को पेंशन नहीं देना पड़े रिटायर्ड सैनिकों को हमारे, उसके लिए वो सेना की परमानेंट बहाली एक तरह से खत्म करके 75% खत्म करके अग्निवीर योजना ले आए। सिर्फ हमारी कांग्रेस का शासन था, UPA का शासन रहा, लेकिन हम लोगों ने कभी सेना पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। तो इन सब का लेना देना एक है कि हम अपना, अंग्रेज भी यही किया करते थे, तभी विकास होगा, तभी तरक्की होगा। और जनप्रतिनिधि इसी के लिए चुना जाता है। जनप्रतिनिधि एक तरह से घर का मुखिया होता है, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, चाहे वो MP हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री। लेकिन अगर घर का गार्जियन ही घर के एक फर्द को दूसरे फर्द से लड़ाने लगे, उसका प्रयास करने लगे, तो ये बहुत ही चिंता का विषय होना चाहिए समाज के लिए भी और देश के लिए।
कोई ऐसा परिवार आपको नहीं मिलेगा जिसमें अगर 10 आदमी है सदस्य तो 10 एक तरह के हैं। कोई शारीरिक रूप से मजबूत होगा, कोई कमजोर होगा, कोई बौद्धिक रूप से बहुत आगे होगा, कोई थोड़ा मंदबुद्धि होगा, कोई बहुत ज्यादा शिक्षित होगा, कोई थोड़ा कम शिक्षित होगा। तो घर के गार्जियन का काम है, जो जनप्रतिनिधि घर के गार्जियन होते हैं, एक तरह से हम उनको अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कि सबको हम साथ लेके चलें, वही घर ज्यादा दिन चलता है उसी घर में। लेकिन अगर घर का गार्जियन ही हमको घर के एक आदमी को दूसरे आदमी को लड़ाने लगे, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने लगे, तो हम समझते हैं कि ये उस समाज के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है और उस जनप्रतिनिधि को ये शोभा नहीं देता है। इस लोकसभा चुनाव में आपको अभी तक 2 चरण का मतदान हुआ है। एक 19 अप्रैल को हुआ 102 लोकसभा क्षेत्रों का, और एक 26 अप्रैल को हुआ 88 लोकसभा क्षेत्रों का। एक बात गौर कीजिएगा कि 19 को जो चुनाव हुआ शाम तक वोटिंग होती रही। मुझको लगता है कि 20 को प्रधानमंत्री के अधीन जो एजेंसियां हैं देश भर की, प्रधानमंत्री को ये सूचना हो गई कि उनका परफॉर्मेंस, उनके दल का, उनके गठबंधन का परफॉर्मेंस बहुत खराब हुआ है। और ये संयोग नहीं है कि देखिए 20 तक उनको रिपोर्ट आई और 21 की सुबह में, 21 अप्रैल की सुबह में जो प्रधानमंत्री ने पहला भाषण किया है वो केवल सांप्रदायिक लाइन पे भाषण किया है। लगा ही नहीं कि देश का प्रधानमंत्री, देश का मुखिया, देश का गार्जियन ये बोल रहा है। आपस में लड़ाने की बात, और उसी मुद्दे को आज तक वो पकड़े हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और जाहिर है कि सबका साथ लेके ही हम सबका विकास करेंगे, लेकिन ये बातें उन्होंने छोड़ दिया। सबका साथ सबका विकास का नकाब फेंक दिया और आपस में सांप्रदायिक तौर पे लड़ाने के लिए भाषण करते रहे। और इस सांप्रदायिकता से सबसे ज्यादा किसको घाटा है? बहुत लोगों को ये धोखा होता है कि जो अल्पसंख्यक है उसको घाटा है,